कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ सबसे अपने लोग सबसे अजनबी लगने लगते हैं। जब ईशानी को पता चला कि उसकी गैर हाजिरी में उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है, तो भरोसे की जमीन ही उसके पैरों से खिसक गई। पर क्या हर नई औरत बुरी माँ साबित होती है? ईशानी के मन में अपने पिता और सौतेली माँ के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी थी। वो घर लौटना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सौतेली माँ की केवल कल्पना ही उसे भीतर तक हिला देती थी। अब ईशानी को महसूस हो रहा था कि उसको 6 माह पहले एक योजना के तहत ही घर से बाहर भेजा गया था। दूसरे शब्दों में, उसके अपनों ने ही उसे धोखे में रखा था। धोखा भी ऐसा कि रिश्तों पर से भरोसा ही डगमगा जाए। जब से नंदिनी बुआ ने ईशानी को ये बतलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन ये सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वो घर वापस जाएगी तो वहां एक ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी माँ की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसको मम्मी कहकर बुलाना होगा। पापा की शादी की बात सुन ईशानी के अंदर विचारों के तूफान से उठ रहे थे। मम्मी की मौत के बाद ईशानी ने पापा को जितना गमगीन और उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी दूसरी शादी की सोचेंगे। वैसे भी मम्मी जब जिंदा थी तो ईशानी ने उनको कभी पापा से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों में बेहद प्यार था। मम्मी को कैंसर होने का पता जब पापा को चला तो उन्हें छिप छिप कर रोते हुए ईशानी ने देखा था, ये जानते हुए भी कि मम्मी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। पापा ने दिन रात उनकी सेवा की थी। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वो मम्मी की बरसी का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अब जब पापा की दूसरी शादी एक कठोर हकीकत बन चुकी थी तो ईशानी को अपने दोनों छोटे भाई बहन की चिंता होने लगी थी। बहन जानवी से कहीं अधिक चिंता ईशानी को अपने छोटे भाई चंदन की थी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मम्मी को कैंसर होने का जब पता चला था तो ईशानी बीए फाइनल में थी और बीए करने के बाद बीएड करने का सपना उसने देखा था। लेकिन मम्मी की असमय मृत्यु से ईशानी का वो सपना एक तरह से बिखर गया था। ईशानी बड़ी थी, इसलिए मम्मी की मौत के बाद उसको लगा था कि छोटे भाई बहन के साथ साथ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई थी और उसने भी अपने दिलो दिमाग से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मगर ईशानी को हैरानी उस समय हुई जब मम्मी की मौत के 3-4 महीने के बाद ही पापा ने उसको खुद ही बीएड करने के लिए कह दिया। ईशानी ने तब ये कहा था कि अगर वो भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा, घर की चिंता तुम मत करो, ये देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। मगर यहाँ बीएड के लिए सीट मिलना मुश्किल है पापा। तो क्या हुआ? तुम्हारी नंदिनी बुआ जम्मू में है, सुनने में आता है कि वहाँ आसानी से सीट मिल जाती है। मैं नंदिनी से फोन पर इस बारे में बात करूंगा, वो इसके लिए सारा प्रबंध कर देगी, पापा ने ईशानी से कहा था। ईशानी तब असमंजस से पापा का मुख ताकती रह गई थी, क्योंकि ऐसा करना न तो घर के हालात को देखते हुए सही था और ना ही दुनियादारी के लिहाज से। लेकिन पापा तो उसको नंदिनी बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। ईशानी की दलीलों और नानुकुर से पापा का इरादा बदला नहीं था और हमेशा दूसरों के घर की हर बात पर टीका टिप्पणी करने वाली नंदिनी बुआ को भी पापा के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं हुआ था। होता भी क्यों, शायद पापा जो भी कर रहे थे नंदिनी बुआ के इशारे पर ही तो कर रहे थे। उसे लगा सब कुछ पहले से ही तय था। बीएड की पढ़ाई तो जैसे उसको घर से निकालने का बहाना भर था। अब सारी तस्वीर ईशानी के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद मम्मी की मौत के तुरंत बाद ही गुपचुप तरीके से पापा की दूसरी शादी की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। ईशानी को पक्का यकीन था कि इसमें नंदिनी बुआ ने अहम भूमिका निभाई होगी। मम्मी की मौत पर नंदिनी बुआ की आंखें सूखी ही रही थीं, फिर भी छाती पीट पीट कर रोने का दिखावा करने के मामले में बुआ सबसे आगे थी। एक तो वैसे भी नंदिनी बुआ का रिश्ता दिखावे का था, दूसरे मम्मी से बुआ की कभी बनी नहीं थी। उनके रिश्ते में खटास रही थी। इस खटास की वजह अतीत की कोई घटना हो सकती थी। इसके बारे में ईशानी को कोई जानकारी नहीं थी।
लगता तो ऐसा ही है कि मम्मी के कैंसर होने की बात जानते ही नंदिनी बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचनी शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों में बुआ अपने अंदर की ये इच्छा जाहिर कर देती थी कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। पापा ने भी शायद दोबारा शादी के लिए नंदिनी बुआ को मौन स्वीकृति दे दी होगी। तभी तो योजनाबद्ध तरीके से सारी बात महीनों में ही सिरे चढ़ गई थी। क्योंकि मैं बड़ी व समझदार हो गई थी, मुझसे बगावत का खतरा था, इसलिए मुझे बीएड की पढ़ाई के बहाने बड़ी खूबसूरती से घर से बाहर निकाल दिया गया था। पापा की दूसरी शादी करवाकर वापस आने के बाद नंदिनी बुआ ईशानी के साथ ठीक से आंख नहीं मिला पा रही थी और तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ईशानी को बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी, इसलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। फूफा शायद ईशानी के दिल के हाल बुआ से ज्यादा बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने नपे तुले शब्दों में उसको समझाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझता हूँ बेटी, मगर जो भी हकीकत है अब तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है पहले वाले रिश्तों को तोड़ना। इस सच को भी तुम्हें समझना होगा। घर जाने के बारे में ईशानी जब भी सोचती नर्वस हो जाती, उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लगते। कैसा अजीब लगेगा जब वो मम्मी की जगह पर एक अजनबी और अनजान औरत को देखेगी। वो औरत कैसी और किस उम्र की थी ईशानी नहीं जानती थी, मगर वो उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। ये एक हकीकत थी। सौतेली माँ का अर्थ ईशानी अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी माँ के बारे में बहुत सी बातें उसने सुन भी रखी थी। अपने से ज्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वो नहीं जानती थी कि सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। नंदिनी बुआ ईशानी से कह रही थी कि वो एक बार घर हो आए और अपनी नई मम्मी को देख ले, लेकिन ईशानी ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बात भी उसे जहर लगती थी। इस बीच पापा का 2-3 बार फोन आया था, पर ईशानी ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। नंदिनी बुआ ने ईशानी पर घर जाने और पापा से फोन पर बात करने का दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसने बुआ को सीधी धमकी दे डाली। बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो सच कहती हूँ, मैं इस घर को भी छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और फिर कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी। ईशानी की इस धमकी से बुआ थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन्होंने ईशानी पर किसी बात के लिए जोर देना ही बंद कर दिया था। ईशानी को यह भी पता था कि वो हमेशा के लिए बुआ के घर में नहीं रह सकती थी। 5-6 महीने के बाद जब उसकी बीएड की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब क्या होगा? आने वाले कल के बारे में जितना सोचती उतना ही अनिश्चितता के अंधेरे में घिर जाती। बगावत पर आमादा ईशानी का मन उसके काबू में नहीं रहा था। फूफा से ईशानी कम ही बात करती थी। बुआ से तो उसका 36 का आंकड़ा था, लेकिन उसकी घर में ईशानी जिससे अपने सुख दुख की बात करती थी वो थी रंजना, नंदिनी बुआ की बेटी। रंजना लगभग उसी की हम उम्र थी और एमए कर रही थी। रंजना उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। इसके साथ वो ईशानी को हालात के साथ समझौता करने की सलाह भी देती थी। सौतेली माँ के लिए ईशानी की नफरत को भी रंजना ठीक नहीं समझती थी। वो कहती थी, बहन तुमने अभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, फिर उससे इतनी नफरत क्यों? अगर किसी औरत ने तुम्हारी माँ की जगह ले ली है तो इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तो उसको उस जगह पर बिठाने वाले का है। ऐसा कहकर रंजना एक तरह से सीधे ईशानी के पापा को कसूरवार ठहराती थी। कसूर किसी का भी हो, पर ईशानी किसी भी तरह ना तो किसी अनजान औरत को माँ के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और ना ही पापा को माफ करने के लिए। वो तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको नंदिनी बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वो अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार मना करने के बाद पापा ने फिर ईशानी से फोन पर बात करने की कोशिश नहीं की थी।
हालांकि नंदिनी बुआ से पापा की बात होती रहती थी। जानवी और चंदन से ईशानी ने फोन पर जरूर 2-3 बार बात की थी, लेकिन जब भी जानवी ने उससे नई मम्मी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो ईशानी ने उसको टोक दिया था, मुझसे इस बारे में बात मत करो, बस तुम अपना और चंदन का ख्याल रखना। इतना कहते कहते ईशानी की आवाज भीग जाती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे बेगाने बन जाएंगे, ईशानी ने कभी सोचा नहीं था। पहले तो ईशानी सोचती थी कि पापा शायद खुद उसको मनाने नंदिनी बुआ के यहाँ आएंगे, पर एक एक कर कई दिन बीत जाने के बाद भी ईशानी के अंदर की ये आशा धूमिल पड़ गई। इससे ईशानी ने यह अनुमान लगाया कि उसकी मम्मी की जगह लेने वाली औरत ने पापा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इस सोच में उसके अंदर की नफरत को और गहरा कर दिया। अचानक एक दिन बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़े कमरे की सफाई करवाकर उस पर कीमती और नई चादर बिछवा दी थी। तो ईशानी को लगा कि बुआ के घर कोई मेहमान आने वाला है। ईशानी ने इस बारे में रंजना से पूछा तो वो बोली, मम्मी की एक पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए इस शहर में घूमने आ रही है, वो हमारे घर में ही ठहरेगी। क्या तुमने उसको पहले देखा है? ईशानी ने पूछा। नहीं, रंजना का जवाब था। ईशानी को घर में आने वाले मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उससे कुछ लेना देना ही था। फिर भी वो जिन हालात में बुआ के यहाँ रह रही थी, उसके मद्देनजर किसी अजनबी के आने के ख्याल से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। वो ना तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और ना ही सवालिया नजरों का। नंदिनी बुआ की मेहमान जब आई तो ईशानी उसे देखकर ठगी सी रह गई। चेहरा दमदमाता हुआ, सौम्य, शांत और ऐसा मोहक कि नजर हटाने को दिल न करे। होठों पर ऐसी मुस्कान जो बरबस अपनी तरफ सामने वाले को खींचे। आंखें झील की मानिंद गहरी और खामोश। उम्र का ठीक से अनुमान लगाना मुश्किल था, फिर भी 30 और 35 के बीच की रही होगी। देखने से शादीशुदा लगती थी, मगर अकेली आई थी। नंदिनी बुआ ने अपनी सहेली की बेटी को वंदना कहकर बुलाया था, इसलिए उसके नाम को जानने के लिए किसी को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। मेहमान को घर के लोगों से मिलवाने की औपचारिकता पूरी करते हुए नंदिनी बुआ ने अपनी भतीजी के रूप में ईशानी का परिचय वंदना से करवाया था। तो उसने एक मधुर मुस्कान लिए बड़ी गहरी नजरों से उसको देखा था। वो नजरें बड़े गहरे तक ईशानी के अंदर उतर गई थी। ईशानी समझ नहीं सकी थी कि उसके अंदर गहरे में उतर जाने वाली नजरों में कुछ अलग क्या था। तुम सचमुच एक बहुत ही प्यारी लड़की हो, हाथ से ईशानी के गाल को हल्के से थपथपाते हुए वंदना ने कहा था। उसके व्यवहार के अपनत्व और स्पर्श की कोमलता ने ईशानी को रोमांच से भर दिया था। ईशानी तब कुछ बोल नहीं सकी थी। नंदिनी बुआ वंदना की जिस प्रकार से आवभगत कर रही थी, वो भी कोई कम हैरानी की बात नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए कोई कितना भी अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामना हो ही जाता है। ईशानी और वंदना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने पड़ जाती थी। वंदना शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ईशानी ही उसको इसका मौका नहीं देती थी और केवल एक हल्की सी मुस्कान अधरों पर बिखेरती हुई वो तेजी से कतरा कर निकल जाती थी। एक दिन ईशानी को चौंकाते हुए वंदना रात को अचानक उसके कमरे में आ गई। ईशानी को रात देर तक पढ़ने की आदत थी। वंदना को अपने कमरे में देख चौंकी थी ईशानी। आप? उसके मुंह से निकला था। बाथरूम जाने के लिए उठी थी तो तुम्हारे कमरे की बत्ती जलते देखा तो इधर आ गई। मेरे इस तरह आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ईशानी ने कहा। रात की शांति में पढ़ना काफी अच्छा होता है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ती थी, मगर बहुत देर रात जागना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब 1 बजने को है, मेरे ख्याल में तुमको सो जाना चाहिए। वंदना ने अपनी बात इतने अधिकार और अपनत्व से कही थी कि ईशानी ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। मेरा ये सब कहना तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? उसको किताब बंद करते हुए देख वंदना ने पूछा। नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इस अधिकार के साथ मुझसे कुछ कहा है। आज मम्मी की याद आ रही है। वो भी मुझको बहुत देर रात तक जागने से मना किया करती थी, ईशानी ने कहा। उसकी आंखें अनायास ही आंसुओं से झिलमिला उठी थीं।
ईशानी की आंखों में झिलमिलाते आंसू वंदना की नजरों से छिपे न रह सके थे। इससे वो थोड़ी परेशान सी दिखने लगी। उसने प्यार से ईशानी के गाल को सहलाया और बोली, जो बीत गया हो उसको याद करके बार बार खुद को दुखी नहीं करते। अब सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद वंदना मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद तो ईशानी और वंदना के बीच की दूरी जैसे सिमट गई और दोनों के बीच की झिझक भी खत्म हो गई। एकाएक ही ईशानी को वंदना बहुत अपनी सी लगने लगी थी। जाहिर है अपने व्यवहार से ईशानी के विश्वास को जीतने में वंदना सफल हुई थी। अब दोनों में काफी खुलकर बातें होने लगी थी। ईशानी के शब्दों में सौतेली माँ के प्रति आक्रोश को महसूस करते हुए एक दिन वंदना ने कहा, आखिर तुम दूसरों के साथ साथ खुद से भी इतनी नाराज क्यों हो? क्या नंदिनी बुआ ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया? बताया है। गंभीर और शांत नजरों से ईशानी को देखती हुई वंदना बोली, क्या? यही कि तुम्हारे पापा ने किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली है, वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में और तुमको बताए बगैर। ईशानी की आंखों में झांकती हुई वंदना ने शांत स्वर में कहा, इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ? ईशानी के स्वर में कड़वाहट थी। अधिक नाराजगी किससे है, अपने पापा से या सौतेली माँ से? नाराजगी सिर्फ पापा से है, सौतेली माँ से नहीं, वंदना ने पूछा। नहीं, उनसे मैं नफरत करती हूँ, ईशानी बोली। नफरत? क्या तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है? क्या उनसे कभी मिली हो? वंदना ने पूछा। नहीं, ईशानी ने बताया। फिर सौतेली माँ से नफरत क्यों? नफरत तो हमेशा बुरे इंसानों से की जाती है ना, वंदना ने कहा। सौतेली माएं बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं। ओ हाँ, मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी। तुम कह रही हो तो ये ठीक ही होगा। बुरी ही नहीं, हो सकता है सौतेली माँ देखने में डरावनी भी हो, हल्का सा मुस्कुराते हुए वंदना ने कहा। ईशानी को इस बात से भी हैरानी थी कि नंदिनी बुआ ने अपने घर की बातें अपनी सहेली की बेटी से कैसे कर दी। वंदना अपने मधुर और आत्मीय व्यवहार से ईशानी के बहुत करीब तो आ गई, मगर वो उसके बारे में ज्यादा जानती न थी, सिवा इसके कि वो नंदिनी बुआ की किसी सहेली की लड़की थी। फिर एक दिन ईशानी ने उससे पूछ ही लिया, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, वंदना ने कहा। फिर आप अकेली यहाँ क्यों आई हैं? अपने पति को भी साथ में लाना चाहिए था ना। वो साथ नहीं आ सकते थे। क्यों? ईशानी ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहने से मैं नहीं कर सकती थी, बड़ी गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ वंदना ने कहा। ऐसा कौन सा काम है? ईशानी ने पूछा भी, लेकिन वंदना जवाब में केवल मुस्कुराती रही, बोली कुछ नहीं। अब पढ़ाई के लिए ईशानी जब भी ज्यादा रात तक जागती तो वंदना उसके कमरे में आ जाती और अधिकार पूर्वक उसके हाथ से किताब पकड़कर एक तरफ रख देती और उसको सोने के लिए कहती। ईशानी भी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। गुड गर्ल कहते हुए वंदना अपना कोमल हाथ उसके ललाट पर फेरती और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर निकल जाती। वंदना ईशानी की कुछ नहीं लगती थी। फिर भी कुछ दिनों में वो ईशानी को इतनी अपनी लगने लगी कि उसको बार बार मम्मी की याद आने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था वो स्वयं नहीं जानती थी। एक दिन वंदना ने ईशानी को ये बताया कि वंदना अगले दिन सुबह की ट्रेन से वापस अपने घर जा रही है, तो उसको एक धक्का सा लगा था। आपने मुझे बताया नहीं कि आप कल जा रही हैं? मिलने पर ईशानी ने वंदना से पूछा। मेहमान कहीं हमेशा नहीं रह सकते, उनको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। ईशानी का मुख उदासी की बादलियों में घिर गया। आप जिस काम से आई थी क्या वो पूरा हो गया? ईशानी ने पूछा तो उसकी आवाज में उदासी थी। ठीक से बता नहीं सकती, वैसे मैंने कोशिश की है, नतीजा क्या निकलेगा मुझे मालूम नहीं, वंदना ने कहा। आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपको भूल नहीं सकूंगी। वंदना के हाथों को अपने हाथ में लेते ईशानी ने उदास स्वर में कहा। शायद मैं भी नहीं, वंदना ने जवाब में कहा। क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? ईशानी ने पूछा। भविष्य के बारे में कुछ बताना मुश्किल है और दुनिया में संयोगों की कमी भी नहीं है, ईशानी के हाथों को दबाते हुए वंदना ने कहा। रवानगी से पहले रात को ईशानी के कमरे में वंदना आई तो वो बहुत गंभीर थी। उसकी तरफ देखकर वंदना बोली, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, मेरी बात पर अमल करना।
ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। जीवन के सच से मुंह मोड़ना और हालात का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना समझदारी नहीं। जिसको तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए नफरत क्यों? नफरत सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ सौतेली शब्द जुड़ा हुआ है। प्यार और नफरत करने का तुमको हक है, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम किसी को देख या जान न लो। अगर तुम्हारे पापा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके तुम्हारा दिल दुखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर पर अपना हक छोड़ दो। तुमको एग्जाम देने के बाद अपने घर वापस जाना ही है, ये पक्का इरादा कर लो। अपनों पर नाराज हुआ जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। रही बात तुम्हारे पापा के साथ शादी करने वाली दूसरी औरत, मेरा मतलब तुम्हारी सौतेली माँ से है। एक बार उसको भी देख लेना। अगर वो सचमुच तुम्हारी सोच के मुताबिक बुरी हो तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखाने का इंतजाम कर लेना। इसके लिए तुमको अपने पापा से भी झगड़ना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जब वंदना अपनी बात कह रही थी तो ईशानी हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। वंदना की बातों से उसको एक बल मिल रहा था। ईशानी को लग रहा था वंदना ठीक कह रही है, वो अपना घर क्यों छोड़े, उसको हालात का सामना करना ही चाहिए था। फिर उस औरत से नफरत कैसी, जिसे अभी उसने देखा भी नहीं था। अगले दिन सुबह वंदना चली गई। कुछ भी नहीं होते हुए वंदना कुछ दिनों में ही अपनेपन का जो कोमल स्पर्श ईशानी को करवा कर गई थी, उसको भूलना मुश्किल था। यही नहीं, वो ईशानी की दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा भी दे गई थी। एग्जाम शुरू होते ही ईशानी ने नंदिनी बुआ से घर जाने की बात कह दी और थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। एग्जाम खत्म होते ही ईशानी अपने घर को रवाना हुई तो नंदिनी बुआ खुद उसे बस में बैठाने के लिए बस अड्डे पर आई थी। बस जब चल पड़ी तो ईशानी के मन में कई सवाल बुलबुले बनकर उभरने लगे कि पापा उसका सामना कैसे करेंगे, उसका सौतेली माँ से सामना कैसे होगा, वो कैसा व्यवहार करेंगी। ईशानी जानती थी कि उसको बस में बैठाने के बाद बुआ ने फोन पर इसकी सूचना पापा को दे दी होगी। शायद घर में उसके आने के इंतजार में होंगे सभी। सामान का बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते एक बार तो ईशानी को ऐसा लगा था कि किसी बेगानी जगह पर आ गई है। पापा उसके इंतजार में ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। उनके साथ जानवी और चंदन भी थे, जो कि दौड़कर उससे लिपट गए। उनको प्यार करते हुए ईशानी की नजरें पापा से मिलीं। चाहकर भी ईशानी मुस्कुरा नहीं सकी। उसने केवल इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, अपनी सुनाओ। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, और होती भी तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको कुछ समय से तकलीफें बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। कोशिश करने पर भी अपने गुस्से को छिपा नहीं सकी ईशानी। इस पर पापा ने जानवी और चंदन से कहा, तुम दोनों जाकर जरा अपनी दीदी का कमरा ठीक करो, मैं तब तक इससे बातें करता हूँ। पापा का इशारा समझकर दोनों तुरंत वहां से चले गए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। उनके जाने के बाद पापा ने कहा, मुझको बहाने से घर से बाहर भेजकर मेरी मम्मी की जगह एक दूसरी औरत को दे दी पापा, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुझको नाराज होने का भी हक नहीं। ये मत भूलो कि वो औरत अब तुम्हारी नई माँ है। पापा ने ईशानी को चेताया। इससे ईशानी जैसे बिफर गई और बोली, मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी पापा। मैं इसके लिए तुम पर जोर भी नहीं डालूंगा, मगर तुम उससे एक बार मिल लो, शिष्टाचार के नाते। वो ऊपर कमरे में है। पापा ने कहा, मैं सफर की वजह से बहुत थक गई हूँ पापा, इस वक्त आराम करना चाहती हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। ईशानी ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए रूखी आवाज में कहा। ईशानी कमरे में आई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। किसी भी चीज को उसकी जगह से हटाया नहीं गया था। जानवी और चंदन वहां उसके इंतजार में थे। कोशिश करने पर भी ईशानी उनके चेहरों या आंखों में कोई मायूसी नहीं ढूंढ सकी। इसका अर्थ था कि उन्होंने मम्मी की जगह लेने वाली औरत को स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ईशानी ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास दीदी, जानवी ने जवाब दिया। और तुम्हारी नई मम्मी कैसी है? ईशानी ने टटोलने वाली नजरों से दोनों की ओर देखकर पूछा। बहुत अच्छी। दीदी, तुमने माँ को नहीं देखा? जानवी ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहती, ईशानी ने कहा।
ऐसी भी क्या बेरुखी दीदी, नई मम्मी तो रोज ही तुम्हारी बातें करती हैं। उनका कहना है कि तुम बेहद मासूम और अच्छी हो। जब मैंने उनको कभी देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, तब उन्होंने मेरे अच्छे और मासूम होने की बात कैसे कह दी? ऐसी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई पापा को और तुमको खुश कर सकता है, मुझे नहीं, ईशानी ने कहा। ईशानी की बात सुनकर जानवी और चंदन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे के भावों को देखकर ईशानी को ऐसा लगा था कि उनको उसकी बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। जानवी से चाय और साथ में कुछ खाने के लिए लाने को कहकर ईशानी हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। सौतेली माँ को लेकर ईशानी के अंदर कश्मकश जारी थी। आखिर तो उसका सामना सौतेली माँ से होना ही था। एक ही घर में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था कि उसका सामना न हो। जानवी चाय के साथ नमकीन और डबल रोटी के पीस पर मक्खन लगाकर ले आई थी। भूख के साथ सफर की थकान थी, सो थोड़ा खाने और चाय पीने के बाद ईशानी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मस्तिष्क में विचारों के चक्रवात के चलते ईशानी कब सो गई, उसको इस बात का पता भी नहीं चला। ईशानी ने सपने में देखा कि मम्मी अपना हाथ उसके माथे पर फेर रही हैं। नींद टूट गई, पर बंद आंखों में इस बात का एहसास होते हुए भी कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, ईशानी ने उस स्पर्श का सुख लिया। फिर अचानक ही ईशानी को लगा कि हाथ का वो कोमल स्पर्श सपना नहीं, यथार्थ है। कोई वास्तव में ही उसके माथे पर धीरे धीरे अपना कोमल हाथ फेर रहा था। चौंकते हुए ईशानी ने अपनी बंद आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे जो चेहरा नजर आया वो विश्वास करने वाला नहीं था। वो अपनी आंखों को बार बार मलने को विवश हो गई। थोड़ी देर में ईशानी को जब लगा कि उसकी आंखें जो देख रही हैं वो सच है, तो वो बोली, आप? दरअसल ईशानी की आंखों के सामने वंदना का सौम्य और शांत चेहरा था, गंभीर गहरी नजरें और होठों पर मुस्कुराहट। हाँ, मैं बहुत हैरानी हो रही है ना मुझे देखकर, होनी भी चाहिए। किस रिश्ते से तुम्हारे सामने हूँ ये जानने के बाद शायद इस हैरानी की जगह नफरत ले ले, वंदना ने कहा। मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? ईशानी ने कहा। मुझसे नहीं, लेकिन अपनी माँ की जगह लेने वाली एक बुरी औरत से तो नफरत कर सकती हो। वो बुरी औरत मैं ही हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारी सौतेली माँ, जिसकी शक्ल देखना भी तुमको गवारा नहीं, बिना देखे और जाने ही जिससे तुम नफरत करती रही हो। मैं आज वो नफरत तुम्हारी इन आंखों में देखना चाहती हूँ। हम जब पहले मिले थे उस समय तुमको मेरे साथ अपने रिश्ते की जानकारी नहीं थी, पर मैं सब जानती थी। तुमने सौतेली माँ के कारण घर आने से इनकार कर दिया था, किंतु सौतेली माँ होने के बाद भी मैं अपनी इस रूठी हुई बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए अपनी असली पहचान को छिपाकर मैं तुम्हें देखने चल पड़ी थी। तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ ने भी मेरा पूरा साथ दिया। भाभी को सहेली की बेटी बताकर अपने घर में रखा। मैं अपनी बेटी के साथ रही, उसको ये बताए बगैर कि मैं ही उसकी सौतेली माँ हूँ, वो माँ जिससे वो नफरत करती है। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तब तुम्हारी नजर में हमारा कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ते तो प्यार के होते हैं, वो सगे और सौतेले कैसे हो सकते हैं? फिर भी इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन सौतेली हूँ। तुमको मुझसे नफरत करने का हक है। सौतेली माएं होती ही हैं नफरत और बदनामी झेलने के लिए। वंदना की आवाज में उसके दिल का दर्द था। नहीं, सौतेली आप नहीं, सौतेली तो मैं हूँ, जिसने आपको जाने बिना ही आपको बुरा समझा, आपसे नफरत की। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। क्या आप अपनी इस नादान बेटी को माफ नहीं करेंगी? आंखों में आंसू लिए वंदना की तरफ देखते हुए ईशानी ने कहा। धत पगली कहीं की, वंदना ने झिड़कने वाले अंदाज में कहा और ईशानी को अपने सीने से लगा लिया। प्रेम के स्पर्श में सौतेलापन नहीं होता, ये ईशानी को अब महसूस हो रहा था। कोई भी रिश्ता हमेशा बुरा नहीं होता, बुरी होती है किसी रिश्ते को लेकर बनी सदियों से चली आ रही धारणाएं, और आज उसकी खुद की जिंदगी से ये सारी धारणाएं खत्म हो गई थीं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।